हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन को लेकर 6 to 8 लेवल 2। इसमें जो अब तक आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हैं वो सभी देखेंगे। साथ ही साथ आपकी प्री रीट यानी आप रीट पात्रता होती है उसका सिलेबस, और जो आपका मेंस का सिलेबस है वो भी देखेंगे, और रीट में आए हुए क्वेश्चन सभी देखेंगे। अब रीट में देखो कितने क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं अब तक, यानी हो चुके हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको मालूम होगा बहुत से आपके ऐसे भी साथी होंगे जो पहली बार देख रहे हैं, वो एक बात समझ के देखना। ये इस बात को समझना है कि मैं यहाँ पर सिलेबस बताऊँगा, पेपर भी बताऊँगा, ठीक है। तो एक बात समझ लेना, बाकी जो प्रीवियस में दे चुके हैं उन्हें तो सब चीज़ मालूम है। जैसे कि हम बात करें आपके एग्ज़ाम कब कब हुए हैं, लास्ट बार हुआ है फरवरी 2023 में, जो आपका मेंस के नाम से हुआ था, ठीक है। इसका एक पेपर मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपकी पात्रता हुई थी इस पेपर से पहले, तो ये हुई थी 2022 में। इसके 3 सेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि पात्रता में ये क्या है, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जिनमें से 3 शिफ्टें थी वो लेवल 2 की थी, 1 शिफ्ट थी प्राइमरी की यानी 1 to 5 वालों की, उसे हम सम्मिलित नहीं करेंगे थे, ठीक है। ये हो गई। इससे पहले आपकी 2021 में 2 परीक्षाएँ हुई थी। एक्चुअल में हुआ गया था, सितंबर की परीक्षा थी ये, सितंबर 2021 में ये एग्ज़ाम हो गई थी, लेकिन कुछ शेखावाटी क्षेत्रों में पेपर खुला हुआ मिल गया, तो उन बच्चों ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, ठीक है। तो उनका फिर दोबारा से अक्टूबर में पेपर करवाया था दोबारा से, ठीक है। तो ये भी पेपर था, यानी 21 वाला सितंबर का और अक्टूबर वाला 21 का, ये भी पेपर आपको 2 पेपर मिल जाएंगे यहाँ से। फिर इससे पहले कब हुआ था, इससे पहले फिर 2018 में हुआ है। इससे पहले आपका फिर 2015 की वैकेंसी 16 में करवाई गई थी, उसका है। फिर इससे पहले आपका 2013 का मिल जाएगा, इससे पहले आपका 2011 का मिल जाएगा। यानी ओवरऑल ये एग्ज़ाम हुए हैं अब तक। और एक एग्ज़ाम और हुआ था, कौन सा, ये 3rd ग्रेड के नाम से हुआ था 2013 में। इसी वैकेंसी को फॉलो करके ये मेन एग्ज़ाम लिया गया था। तो आपको मेन एग्ज़ाम के 2 पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि 13 वाला भी है ना, इसका भी सिलेबस सेम इसी के जैसा है, ठीक है। तो आपको 2 तो मेन एग्ज़ाम के हो गए, 2 और जुलाई के 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओवरऑल आपको 11 पेपर मिल जाएंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। लास्ट तक बनी रहना। अगर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को निश्चित तौर से सब्सक्राइब कर लें, आपको बेनिफिट ही मिलेगा इस वीडियो को देखकर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सिलेबस। देखो समय लगेगा सिलेबस समझाने में, ओवरऑल मैं आपको आइडिया दूं सिलेबस को लेकर। अगर देखो इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे, एक तो वो होंगे जो पहली बार आ रहे हैं, तो उनके लिए डिटेल में समझना ज़रूरी है, और जो पहले दे चुके हैं वो नंबर बढ़ाने के लिए आप द्वारा पात्रता देंगे, तो निश्चित तौर से है वो ओवरऑल सभी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, सिलेबस में बात करें, इस सिलेबस में होता क्या है कि आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी के। सीडीपी को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं, जो लिख रहा है ना, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी बोल देते हैं, जिसे हम सीडीपी बोल देते हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और ये 30 क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक दे रखे हैं ये वाले। साइकोलॉजी आप किसी भी लेवल की पढ़ लीजिएगा, 3rd ग्रेड के लिए पढ़ लीजिएगा, 2nd ग्रेड के लिए पढ़ लीजिएगा, या 1st ग्रेड के लिए, टॉपिक सेम रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, चाहे वो किसी की भर्ती हो, ओवरऑल सिलेबस यही रहता है। इसमें 2-3 टॉपिक किसी के जुड़ जाएंगे, किसी में 2-3 टॉपिक कम हो जाएंगे, बाकी सिलेबस से यही रहेंगे, ठीक है। तो ये यूनिटों में डिवाइड कर रखे हैं, ये भी बात बता दूँ, जैसे 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd, 4th और ये 5, यानी आप ओवरऑल देखें तो 5 यूनिट हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे, तो प्रत्येक यूनिट से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। ये जानकारी अगर आपको है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये जान लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 1-2 यूनिटों को या टॉपिकों को लेके बैठ जाए कि हम पर सब कुछ आता है। आपको सब चीज़ें पढ़नी होगी, क्योंकि पूरे नंबर लाने हैं, तो ठीक है। और इनमें आ भी जाते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं, अपवाद होते हैं, डिलीट हो जाते हैं, या ऑप्शन डबल आंसर मार लेते हैं। ओवरऑल देखा जाए क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, ठीक है। तो इनके आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, उसके लिए तो आप कोचिंग कर रहे होंगे, कोचिंग नहीं कर रहे होंगे तो रेफरेंस के लिए मैं बुक लास्ट में बता दूंगा इनके लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हैं, कहीं से भी पढ़ लें, किसी भी टीचर के थ्रू पढ़ लें, या अन्य आपके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप रेफरेंस बुक से पढ़ लें, ठीक है। तो ये तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सीडीपी के। इसके बाद अब आपको भाषा के रूप में 2 भाषाएँ ली जाती है, और ये आपकी पात्रता में ही चलती है, बाकी मेंस में कोई लेना देना नहीं होता है इनसे।
तो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो कोई भी भाषा ले लीजिएगा। और हालांकि देखा जाए, मैं जब एसएसटी की बात कर रहा हूँ तो इसमें ओवरऑल देखा जाए, ज़्यादातर स्टूडेंटों का देखा जाए कि क्या सब्जेक्ट लेते हैं, तो फर्स्ट में तो वो हिंदी रखते हैं, जितना अनुभव मैं बता रहा हूँ। सेकंड में संस्कृत रखते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि संस्कृत और हिंदी की जो ग्रामर है ना, मोस्टली सेम है। हालांकि देखा जाए संस्कृत की जो ग्रामर है, उसके आधार पर आपकी हिंदी की ग्रामर बनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो संस्कृत जिनकी अच्छी होगी ना, उनकी ऑटोमेटिक हिंदी अच्छी होगी, आप देखना। और हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखें, सेकंड इंग्लिश भी रख सकता है कोई, ठीक है। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र से पढ़ा है तो उस आधार पे है। हालांकि मैंने ओवरऑल आइडिया बता दिया है कि पहले हिंदी लेते हैं, दूसरी संस्कृत लेते हैं, क्योंकि इनके दोनों के सिलेबस सेम भी हैं और मोस्टली संस्कृत की बातें हैं वो हिंदी में फॉलो हो जाती हैं। बात ये है, ठीक है। अब ये तो होगी लैंग्वेज को लेकर, इनके सिलेबस भी देख लेंगे। इनमें एक फ़ायदा ये रहता है कि जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली, तो इसमें से ग्रामर के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी आती हैं, यानी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं हिंदी की उनसे। इसी प्रकार संस्कृत में 15 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे और 15 ही क्वेश्चन आपके पेडागोजी, यानी आप संस्कृति शिक्षण विधियाँ बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये 30 CTP के, फर्स्ट लैंग्वेज के 30, सेकंड लैंग्वेज के 30, ये 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये वो होते हैं जो सब्जेक्ट से अलग होते हैं, ठीक है। अब आती है बात सब्जेक्ट की, जो 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कुछ टीचिंग मेथड के क्वेश्चन होते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के होते हैं। अब देख लेते हैं सिलेबस, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, ये जो सिलेबस है ये आपके मेंस में भी मिलेगा, जो साइकोलॉजी का है। मैं आपको बता दूं, जब आप मेंस के सिलेबस को देखेंगे ना, इसे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, नीचे की साइड आना है, वहाँ पे ये 30 नंबर की पूछी जाती है, जबकि मेंस में ये केवल 20 नंबर की पूछी जाती है। क्या? साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के ये टॉपिक हैं और वो टॉपिक मिला लीजिएगा, सब सेम होंगे, केवल एक जो हाईलाइट कर रखा है इसे छोड़कर। ये जो टॉपिक है ना, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, जब आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पढ़ेंगे ना, उसके अंतर्गत आता है ये टॉपिक, ठीक है। तो जानकारी के लिए बता दूँ, ठीक है। ये तो हो गया आपका साइकोलॉजी। अब आ जाइएगा हिंदी। तो हिंदी की हम बात करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप हिंदी लेते हैं तो आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ओवरऑल देखा जाए, आपने पटवारी की तैयारी की होगी, पीडीओ की तैयारी की होगी, एलडीसी की तैयारी की होगी। राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होती हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, वो यहाँ पे सभी टॉपिक लगते हैं, ठीक है, इक्का दुक्का छोड़कर। जैसे कि आपको फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट में क्या पूछा जाएगा, थर्ड यूनिट। हालांकि क्वेश्चन आपको पूरा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको हर चीज़ डिवाइड कर रखी है सिलेबस भी। आपको बस समझना है कि किस प्रकार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 15 ग्रामर के रहेंगे, 15 ही आपकी पेडागोजी की। वो किस प्रकार रहेगी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको एक अपघटित गद्यांश से दिया जाएगा, अनसीन पैसे दिया जाएगा, उनमें ये टॉपिक हैं, यानी ये ग्रामर के हैं। जैसे कि आपको कोई शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा 4 ऑप्शन बना के तत्सम और तत्व में अंतर पूछ लेगा, या कौन सा तत्सम है कौन सा तत्व नहीं है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देसी विदेशी शब्द से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पर्यायवाची से भी मिले हैं, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय यहाँ से तो बनते ही बनते क्वेश्चन है। संधि समास ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बनते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष्य को लेकर बन जाते हैं, ठीक है। ये समास में भी काम करता है और वैसे भी आप संज्ञा सर्वनाम कोई सेंटेंस देख वहाँ पे भी पूछ लेता है। अव्यय निश्चित तौर से आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी पूछ लेता है। ओवरऑल देखा जाए इन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में, इस आधार पर कह रहा हूँ मैं। जरूरी नहीं है कि ये सभी टॉपिकों से क्वेश्चन बने, इनसे कुछ ऐसे टॉपिक फिक्स हैं जिनसे बनते ही बनते हैं। जैसे उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ से क्या करेगा कि उपसर्ग प्रत्यय भी एक ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में क्या क्या जोड़ के पूछे हैं अब तक प्रीवियस में 2018 में देखा था। उपसर्ग प्रत्यय एक शब्द दिया था, उसमें उपसर्ग पूछा, प्रत्यय भी पूछा और उसमें संधि भी पूछी और उसमें समास भी पूछा, यानी एक क्वेश्चन में 4 चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और बाकी इन सभी से पूछ लेता है तो 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। सेकंड यूनिट है, इसमें भी आपको अपघटित गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें आपको रेखांकित करके पूछा जाएगा। जरूरी नहीं रेखांकित करें, ये तो कहने की बात है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है वो तो। जैसे वचन है, काल है, लिंग ज्ञात करना, और इनको परिवर्तित भी कर सकता है। जैसे कह रहा है ना, वचन और काल और लिंग को बदलना और राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप, यानी ये टॉपिक है। जब सितंबर वाली वैकेंसी जब रद्द हो गई थी ना, तो उसके बाद आपकी पात्रता हुई थी ना जुलाई में, तो उसमें ये नया टॉपिक जोड़ा था कि राजस्थानी कोई भी शब्द दिया जाएगा, उसका हिंदी अर्थ बताना है, और बाकी में पूछा भी देखा जाता क्वेश्चन। और देखते हैं जो आपका मेन एग्जाम हुआ ना, वहाँ पर इसे ऐसे शब्द देखने को मिले थे आपको, फिर भी पात्रता में पूछा जा सकता है। बाकी आपकी थर्ड यूनिट है,
यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकंड से, और थर्ड से भी 5 पूछे जाएंगे। वो होंगे वाक्य रचना, वाक्य अंग, वाक्य प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकांकित और विराम चिन्ह। ठीक है, तो ओवरऑल ये ग्रामर थी, तो इस ग्रामर से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और मैं अब इसे थोड़ा रेफ कर देता हूँ जिससे दिखाई दे। तो ये ओवरऑल आपकी ग्रामर से संबंधित हो गई, और ये ग्रामर आप मोस्टली है, आप एक रचना प्रबोध आती है राजस्थान बोर्ड की 9 to 12 एक बुक आती है हिंदी ग्रामर की, या फिर नवीन वाणी ले लेना। नवीन वाणी अच्छी है क्योंकि उसमें कंटेंट अच्छा दे रखा है, और वो वीडियो पटवारी अच्छी इस तरह की तैयारी करेंगे ना, उस पर एग्जाम्पल फंस जाते हैं उसके। हालांकि रचना प्रबोध की भी फंस जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। रचना प्रबोध है वो वर्तमान में चल रही है बुक, और नवीन राजस्थान वाली थी वो अभी नहीं चल रही, वो पहले थी। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल देखे थे। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के। नीचे की साइड आते हैं तो ये आपकी शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, ये शिक्षण विधियाँ हैं यहाँ तक। ये यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक सेकंड, 15 क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे आएंगे। जैसे कि ये वाली यूनिट है ना, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी 5 आएंगे, और यहाँ से भी 5 आएंगे, जिसमें आपकी भाषा शिक्षण की विधियाँ आप देखो किसी की भी पढ़ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, चाहे हिंदी की, संस्कृत की, कोई भी पढ़ लीजिएगा, वो सेम ही होती हैं। थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम होगा। बाकी भाषा शिक्षण के उपागम यानी अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए शिक्षण विधियों को लेकर भाषा से संबंधित। भाषा की दक्षता का विकास हो जाएगा। भाषाई कौशल का जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी शिक्षण की चुनौतियाँ क्या हैं यानी भाषा संबंधी। और शिक्षण अधिगम में जो आपकी सामग्रियाँ होती हैं ना, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जैसे बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, अन्य चीज़ें भी इसी में आएगी सहायक सामग्री में। ठीक है, पाठ्य पुस्तक हो गई वो भी सहायक सामग्री में आएगी। बहु माध्यम हो गई, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं जो आपके कह सकते हैं सहायक सामग्री को लेकर। बाकी शिक्षण के अन्य संसाधन भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा भी आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन वो है कि आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखेंगे उसी आधार पर आप अंदाज़ा लगाएंगे इनका। बाकी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा मूल्यांकन। ठीक है, तो ये पढ़ना है अच्छी प्रकार से। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, साथ ही साथ आपको CC पढ़ना होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 15 मार्क्स के। ये तो हो जाता है फर्स्ट लैंग्वेज। ये आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश की इसलिए बात नहीं करेंगे, मोस्टली लेते नहीं है, और लेते हैं तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ वही है। इसमें भी अनसीन पैसेज आएगा 5 नंबर का, जिसमें आपके सिनोनिम्स पर्यायवाची, विलोम, और कोई गलती है स्पेलिंग में वो, और आपके वर्ड फॉर्मेशन आएंगे, और 1 नंबर वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द होता है ना, वो वाले। फिर दूसरी यूनिट है, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भी आपको अनसीन पैसेज होगा, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, जिसमें 8-9 प्रकार होते हैं, जैसे कि एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और टेंस हो गई, डिटरमाइन हो गए, और आपकी डिग्री हो गई। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट है, इसमें आपके WH क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, और आपकी फोनेटिक साउंड होती है, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आपके ये जो टीचिंग मेथड है ना सेम है, हिंदी की है वो इंग्लिश की है। जैसे कि आपको प्रिंसिपल पूछे जाएंगे टीचिंग इंग्लिश के, कौन कौन से, चाहे वो मेथड हो या अप्रोच हो, इंग्लिश इन कह सकते हैं लैंग्वेज टीचिंग में। यानी लैंग्वेज टीचिंग में किस प्रकार की मेथड का उपयोग करेंगे, किन अप्रोचों का उपयोग करेंगे, ये हिंदी की है वही इंग्लिश की है। बस अंतर ये ध्यान रखना है, इंग्लिश की कुछ टीचिंग मेथड हैं वो आपको स्पेशली पढ़नी होंगी। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हो गई, ग्रामर ट्रांसलेट मेथड हो गई, तो ये चीज़ें हैं जो वाकई में आपको अलग से पढ़नी होगी। बाकी सभी है सेम, क्योंकि इम्पोर्टेंस होता है हर चीज़ का। ये इंग्लिश है तो वहाँ पे डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, सेकंड मेथड, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं। ठीक है, बाकी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल वही LSRW। ठीक है, इसके अलावा जो मटेरियल है, सहायक सामग्री हैं, वही टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल और अदर रिसोर्स। मैंने बताया ना, हिंदी की अच्छी कर लेंगे तो इंग्लिश की हो जाएंगी, इंग्लिश की अच्छी कर लेंगे तो हिंदी की हो जाएंगी। बाकी CC है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जैसे बोलते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, और असेसमेंट एंड एवोल्यूशन लैंग्वेज, यानी किस प्रकार भाषा के विकास में ये सहायक होंगे आकलन और आपके मूल्यांकन। तो ये आपके 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के, 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ग्रामर के। ये फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, और आपकी मैंने बताई है इंग्लिश। यानी ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज लीजिएगा आपके वही है ग्रामर के 15 आपके टीचिंग मेथड के, और टीचिंग मेथड भी सेम चल रही हैं। इसी प्रकार आप संस्कृत लेंगे तब ऐसा भी
वही है सिस्टम। लेकिन संस्कृत में मैंने बता दिया है कि संस्कृत से ही हिंदी बनी है एक तरह से देखा जाए, यानी जो भी ग्रामर है वो मोस्टली हिंदी में भी यूज हो जाती है, चाहे वो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय अन्य चीज़ें भी हैं वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगी आपके संस्कृत में ही, ठीक है। तो ये इसलिए फ़ायदा होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लीजिएगा, सेकंड संस्कृत। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज है, तो इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, वो हिंदी में वही है, थोड़ा बहुत अंतर देख लीजिएगा। आपको एक लकार परिवर्तन तो जानते होंगे, जैसे लट लकार, लंग लकार, लट लोट लकार, विधि लंग लकार, ये 5 प्रकार दे रखे हैं। तो इन 5 से शब्द आपको लकार परिवर्तन पूछा जा सकता है, जैसे कि आप लट लकार को लंग में बदलिए, लंग को लट में, या इनमें से कौन सा लंग है कौन सा विधि लंग है, तो वो होती हैं, आप जानते होंगे जो संस्कृत बैकग्राउंड के हैं। बाकी ये संख्या ज्ञान तो निश्चित तौर से संख्या ज्ञान पूछा जा सकता है, जैसे 79 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 19 को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। उच्चारण स्थान निश्चित तौर से पूछे जा सकते हैं, जो 8 प्रकार या 9 प्रकार के होते हैं। देखो कन्फर्म नहीं है, मैंने जो पढ़ा है वो बहुत पहले पढ़ा था तब देखे थे। जैसे कि कंठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं, तो उसके लिए सूत्र होता था अकु विसर्जन नाम कंठ, और जैसे तालु से है तो ऋतुर सा नाम मूर्धा, सॉरी तालु से तो ऋतु सा नाम दंता होता था, ठीक है। तो इस प्रकार के सूत्र होते हैं, और ये अच्छी बात ये है कि आपको व्यंजन स्वर वगैरह सब याद हो जाएंगे, ठीक है। 22 सूत्र है, 14 वो याद रखने होंगे, संबंधित प्रश्न होंगे उन्हीं से। फिर संस्कृत अनुपात हैं, यानी आपको वाच्य परिवर्तन करवाएगा केवल लट लकार के, और बाकी से प्रश्न निर्माण, असतुल्य संशोधन, सूक्ति भी पूछी जाती है, एक फिक्स है, ठीक है। और ये सभी आपकी कह सकते हैं आपके टीचिंग मेथड हैं, यानी शिक्षण विधियाँ, जैसे संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, यानी शिक्षण विधियाँ का मतलब शिक्षण की विधियाँ। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, यानी संस्कृत भाषा में शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन सी हैं, वही हिंदी के वही संस्कृत के होंगे, वही विधि संस्कृत में वही हिंदी में, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। बाकी संस्कृत कौशल से विकास है, वही LSRW, ये सभी में सेम है, चाहे हिंदी कर लीजिए, संस्कृत कर लीजिए, और आपकी इंग्लिश। बाकी संस्कृत अध्यापन से अधिगम साधना वही है, सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तक और संप्रेषण साधनी वही सब ये जैसे कि संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन संबंधी प्रश्न होंगे, मौखिक और लिखित प्रकार के प्रश्न होंगे, और CC यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा, साथ ही साथ आपका उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो इससे आपके 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के ये ऊपर वाले, ठीक है। ये वो ये उपसर्ग प्रत्यय विशेष जो हिंदी वगैरह में पढ़े थे, ठीक है। ज़्यादा कॉपी हो रहे हैं सभी चीज़ें, आपको भी मालूम होगा, ठीक है। ये हम देखेंगे नहीं, अब देखेंगे लास्ट में आके हिंदी। सेकंड लैंग्वेज कोई हिंदी लेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट ले ली तो हिंदी सेकंड में ले ही लेगा, ठीक है। तो कोई अन्य भाषा लेनी होगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में क्या अंतर है, इससे का अंतर है 5 क्वेश्चनों का यहाँ पे अंतर है। ये आपको पद्यांश पूछा जाएगा, उसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प और जीवन दृष्टि, ये अंतर देखने को मिलेगा। बाकी है आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो भी सेकंड लैंग्वेज लेंगे तो आपको मालूम है उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आपके कह सकते हैं ग्रामर से होंगे, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से होंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये आपके ग्रामर से संबंधित हैं और ये आपके पेडागोजी से संबंधित हैं, ठीक है। तो पेडागोजी है मोस्टली सेम है, इक्का दुक्का कोई टॉपिक है वो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी सभी सेम होगा। ग्रामर में अंतर देखने को मिलेगा फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में, ठीक है। यानी आपके जैसे बात करें तो हम जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में हम इंग्लिश देखी थी तो उसमें कुछ अन्य टॉपिक थे, लेकिन सेकंड लैंग्वेज के रूप में ये बिल्कुल चेंज हो गया है यहाँ पे सिलेबस, ठीक है। देख लीजिएगा, जैसे आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपके ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन होंगे, लिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकर्ड, और आपके इन पेरेंट्स से पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपको अनसीन पोएम दी जाएगी कविता, उसमें आपके एलिटरेशन पूछे जाएंगे, यानी अलंकार और अलंकार ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 नंबर के आएंगे। आपको मॉडल पूछे जाएंगे, आइटम और फ्रेज पूछे जाएंगे, और आपकी लिटरेरी टर्म पूछी जाएगी, कौन की, एलगी, सोनेट और शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा से, ये आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ओवरऑल आ जाते हैं संस्कृत पर, जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेंगे उन्हें क्या पूछा जाएगा। तो देखो जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो आपको पहले तो वही है कि अपघटित गद्यांश दिया जाएगा पहले तो, जिसमें आपके वही है जैसे धातु, रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और सर्वनाम, विशेष, विशेषण, लिंग, अव्यय, ये आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको एक अपघटित पद्यांश दिया जाएगा या कोई श्लोक दिया जाएगा, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित होगा, और आपसे व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, यहाँ पर छंद जुड़ा है, अलंकार भी जुड़ा है,
विशेष विशेषण और लिंग संबंधी, यानी और तो सब ग्रामर के हैं, लेकिन नया टॉपिक मिलेगा छंद और अलंकार। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना छंद को लेकर विशेषकर। फिर आपको संख्या ज्ञान और समय ज्ञान, माइस और सूत्र, ये तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लैंग्वेज में भी देख लिए थे, वही सेकंड में। फिर इसके बाद आ जाता है संस्कृत अनुवाद हो गया, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान क्या क्या होती है, वाच्य परिवर्तन लट लकार का, ये सभी हमने ऑलरेडी देख रखे हैं फर्स्ट लैंग्वेज में, सूक्ति वगैरह, ठीक है। अब आ जाते हैं ये आपके हो जाती हैं टीचिंग मेथड। तो फर्स्ट और सेकंड में वही टीचिंग मेथड है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल में इसमें हम देखें तो एक तो छंद और अलंकार, और यहाँ पे क्या देखा था हमने, नया चीज़ क्या देखा था, एक तो ये कि आपको एक राजस्थान का श्लोक दिया जाएगा, यानी वो पद्यांश से संबंधित होगा, एक तो ये अंतर देखने को मिला था। और एक तो समय ज्ञान पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि संस्कृत में अगर फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं और सेकंड लेते हैं तो उनमें अंतर देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो हमने ओवरऑल देख लिया था फर्स्ट लैंग्वेज में, मैंने सभी की बात कर ली है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। और सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेते हैं, देखो सेम नहीं रखना है भाषा, ये ध्यान रखना। मैंने तो समझाने के लिए बताया कि इनमें ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। अब इनके लिए क्या बुक होगी वो भी बात कर लेंगे। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट का सिलेबस। यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट होती हैं आपकी, अब तक जो भी पढ़ाया आपने देखा है वो आपकी 90 नंबर आएंगे अलग से, ये जिसमें 2 लैंग्वेज और 1 साइकोलॉजी, मेन चीज़ होगी ये। क्योंकि ये आपकी, हालांकि देखा जाए तो वो भी इंपॉर्टेंस मायने रखेंगे, क्यों यूँ रखेंगे कि जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना 30 नंबर की, वो आपकी 20 नंबर की जाके मेंस में काम देगी, क्योंकि वहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ओवरऑल देखा जाए तो ये सब सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, आपके मेंस में भी लगेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं वो भी देख लेंगे। तो आपके ये है आपकी पात्रता में टॉपिक, तो मोस्टली ये टॉपिक हैं आपके, मोस्टली सभी मेंस में लग रहे हैं टॉपिक, ठीक है। तो आपके ये 12 यूनिट दे रखी हैं, प्रत्येक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 आपके टीचिंग मेथड के लेकर टॉपिक हैं, एक तो जो शिक्षा शास्त्री मुद्दे फर्स्ट और सेकंड, इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर से इसमें प्रत्येक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन मोस्टली बना लेता है, तो बर्पन 60 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सिलेबस है आपकी, राजस्थान बोर्ड की बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी जैसे प्रतिवेद, हमारा पर्यावरण, ये आपकी NCERT बुकों से कवर कर सकते हैं इसे। जैसे भारत का भूगोल है, कक्षा 9 और 10th की इसे कवर कर सकते हैं, कक्षा 6-7 की आप प्रतिवेद, हमारा पर्यावरण कवर कर सकते हैं। बाकी राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन है, ये तो आपके मेंस में भी अच्छी खासी पूछी जाती है, तो यहाँ से भी कवर हो जाएगी और वहाँ पे भी कवर हो जाएगी, ठीक है। जैसे राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थानी कला संस्कृति हो गई, ठीक है, और राजस्थान का भूगोल हो गया और संसाधन, ये सभी चीज़ें हैं वो आपकी मेंस में बहुत ज़्यादा रोल करेंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पात्रता का जो कह सकते हैं सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अब एक बार मेंस का सिलेबस, ठीक है। तो ओवरऑल ये सिलेबस है आपका, ठीक है, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं मेंस का। तो देखो प्री के में मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया था, ठीक है, और इसे समझने के लिए कोई बड़ी भी बात नहीं है। CDP के 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे आप बोल सकते हैं CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके 30 क्वेश्चन। और लैंग्वेज के रूप में कोई भी भाषा ले सकते हैं, मोस्टली मैंने SST की बता दी है। यहाँ पर पहली भाषा लेते हैं वो हिंदी, ठीक है, जिसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड लैंग्वेज के रूप में वो संस्कृत लेते हैं और जिसमें 30 क्वेश्चन। बाकी आपके जो आपकी कह सकते हैं सब्जेक्ट आएगी उसके 60 क्वेश्चन होते हैं। तो आपके इस प्रकार 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन CDP, 30 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के रूप में संस्कृत के हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है ओवरऑल। अब देख लेते हैं मेंस का सिलेबस। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये आपके मेंस का सिलेबस है, इसमें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा मेंस में क्या क्या रहेगा आपका। वैसे तो पात्रता होगी पहले, फिर उसके बाद मेंस होगा, ठीक है। तो मेंस में देखिएगा 300 का पूर्णांक होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 150 क्वेश्चन है ना, वो प्रत्येक 2 अंक का हो जाएगा, इस प्रकार ये 300 का हो जाएगा। और 2.5 घंटे का वही समय दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन होंगे। और आपकी ये लिख रहा है नकारात्मक अंकन होगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गई, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत कर दिए और 1 सही है तो वो बराबर हो जाएगा। अब पाठ्यक्रम देख लीजिएगा, सिलेबस देख लीजिएगा पाठ्यक्रम का। ये इस प्रकार है कि आपके 80 अंक का दे रखा है, यानी 40 क्वेश्चन आपके किस से पूछे जाएंगे। तो राजस्थान की जितनी भी GK है ना, वो कोई टॉपिक नहीं छोड़ा इन्होंने, सभी कवर किया हुआ है। जैसे भूगोल की बात करें तो भूगोल में देख लीजिएगा, चाहे राजस्थान का भौगोलिक हो, मानसून तंत्र एवं जलवायु। लेकिन SST वालों के लिए ये फ़ायदा है कि इनका जो पात्रता होगी ना,
तो उस पात्रता में जो सिलेबस दे रखा है ना राजस्थान का, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो नहीं है, चाहे वो आपका इतिहास हो, कला संस्कृति हो और भूगोल हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं ना वो आपके यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगी, तो ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन होंगे ना तो वो राजस्थान के भूगोल से होंगे, ये टॉपिक लगते हैं। आपने किसी भी तैयारी की होगी, चाहे आप सेकंड ग्रेड करिए या अन्य चीज़ें, ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे देखने को। अब देख लीजिएगा इतिहास और संस्कृति, तो इससे ये टॉपिक हैं और यही आप है जब पात्रता करेंगे तो यही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपकी कला संस्कृति है ना इसमें इंक्लूड नहीं किया है, इसे अलग से टॉपिक दिया है राजस्थानी भाषा, और यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 3 से 5 क्वेश्चन के मतलब में हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन। वो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ हों या प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ हों और प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार हों, राजस्थान के जो भी संत साहित्य हैं और लोक साहित्य, इन्होंने क्या किया था यहाँ पे हिंदी में नहीं पूछे थे, पर्टिकुलर राजस्थानी भाषा में ही पूछे थे इन्होंने क्वेश्चन। यहाँ पे ये कन्फ्यूज ज़्यादा हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे और पता है कि हर एक शिफ्ट का अलग अलग पेपर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे होंगे कि राजस्थान की भाषा को लेकर 5 से ऐसे कह सकते हैं 5 क्वेश्चन मान सकते हैं, 3 से 5 पूछे थे हर एक शिफ्ट में, ठीक है। और बाकी इतिहास और कला संस्कृति पूरी जितने भी टॉपिक हैं ये मोस्टली सभी कवर हो जाते हैं राजस्थान जी के, और भूगोल, इससे 40 क्वेश्चन पूछे गए 80 मार्क्स के। इसके अलावा आ जाते हैं आपकी सेकंड है ये पोर्शन है, इसमें 50 अंक पूछे गए हैं, यानी 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। वो किससे संबंधित थे? राजस्थान के सामान्य ज्ञान, और राजस्थान के सामान्य ज्ञान का मतलब ही राजस्थान जी की होता है, एक तरह से हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये टॉपिक हो गए। अब इसमें क्या किया गया था उन्होंने ये 50 अंकों में कि आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान, साथ ही साथ आपके शिक्षण अधिगम के नवाचार हैं वो केंद्र के हों या राज्य के हों, साथ ही साथ राज्य में केंद्र शासित केंद्र एवं राजस्थान सरकार की जो भी विद्यालय कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो आपकी BSER बोर्ड चलाता हो या कोई अन्य बोर्ड चलाता हो या राजस्थान की जो भी संस्था है वो चला रही है योजना, उन सभी के नाम क्या चल रहा है, बच्चों को क्या मिलता है, वो सभी चीज़ें। अब विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ, ये फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक लगता है, लेकिन आपको यहाँ पे भी पढ़ना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 वो पढ़नी होगी, और 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में केवल हाँ ये जरूर है कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो पूरी नहीं पढ़नी है आपको, केवल राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देखनी थी। ये टॉपिक थे, इनमें कभी पर्टिकुलर तो लिख नहीं रखा इतने मार्क्स के आएंगे, केवल हमें तो ये बताया है कि ये टॉपिक होंगे, जैसे कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, शैक्षिक परिदृश्य होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार होगा और सामयिक विषय होंगे। इनसे आपको 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। ये टॉपिक थे। इसमें और भी टॉपिक क्या थे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, चलो ये तो CDP का भाग है, जो साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना वहाँ पर भी पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तो ये कवर हो जाएगा क्योंकि ये केंद्र वाला है और ये वाला राजस्थान का है, 2011 में लागू किया गया था, यही 2009 का। तो निश्चित तौर से राजस्थान के कुछ धाराओं को प्रावधान किया गया था, तो वो धाराएं इसमें अलग होती है, इसमें यानी बातें वही होंगी लेकिन धाराएं चेंज हो जाती है, क्रमांक, ठीक है। तो ये पढ़नी होंगी राजस्थान के संदर्भ में। बाकी राजस्थान से मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय होते हैं उनमें निःशुल्क प्रवेश की जो प्रोसेस है या गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या नियम है वो पढ़ने होंगे। ओवरऑल ये शिक्षा से संबंधित हैं, CDP के अंतर्गत पढ़ते हैं। ध्यान रखना 2011 वाला जो है ना इसे नहीं पढ़ते हैं रीट में, यूँ नहीं पढ़ते हैं कि सिलेबस में नहीं है, केवल ये वाला है ऊपर वाला, ठीक है। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको। और बाकी सामयिक विषय का इसमें क्या होगा, राजस्थान की जो समसामयिक घटना होती है ना यानी करंट, उससे संबंधित राज्य की जो अभिनव विकास योजना है, ठीक है, वो इंक्लूड की जाएंगी। अन्य जो समसामयिक विषय होते हैं उनसे संबंधित, यानी ओवरऑल राजस्थान की करंट अफेयर, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे लेवल 1 में, यानी जो प्राइमरी वाला, लेकिन लेवल 2 में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे, ठीक है। इसी में जो 50 मार्क्स के थे ना, इसी में ये इंक्लूड हैं सभी चीज़ें, जैसे कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये टॉपिक थे। शैक्षिक परिदृश्य, यही टॉपिक थे इसमें। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये भी इसी में इंक्लूड है। और करंट अफेयर राजस्थान की इसी में इंक्लूड है, ये 25 क्वेश्चनों में, यानी आप समझ गए होंगे 80 मार्क्स के राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी को छोड़कर बाकी सभी टॉपिक, ठीक है, ये पढ़ने होंगे। बाकी 50 अंक में आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी मिल जाएगा, शैक्षिक परिदृश्य भी मिल जाएगा, RT एक्ट भी मिल जाएंगे और करंट अफेयर मिल जाएगी। अब यहाँ से आगे चलती है सब्जेक्ट, ठीक है।
अब यहाँ तक हमने देखा था वो ओवरऑल देखा जाए राजस्थान के संदर्भ में और आरटी वगैरह जो शैक्षिक प्रदर्श मैनेजमेंट वगैरह उनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलती है सब्जेक्ट। अब हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिस्टम नहीं है, केवल ये बात कह दी उन्होंने थे कि जो हम आपकी पात्रता हम पूछ रहे थे उनमें कुछ नए टॉपिक इंक्लूड करके वही पूछेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे हम 120 अंक का नहीं पूछेंगे। 120 अंक तो यानी 60 क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन 10 आपके क्वेश्चन होंगे वो पेडागोजी के होंगे। तो इस प्रकार ये 70 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक 2 मार्क्स का है, तो यानी 140 की हो गई ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एसएसटी, यही सभी में फॉलो होगा, चाहे वो साइंस मैथ वाले हों, एसएसटी वाले हों, ठीक है। एसएसटी का ये सिलेबस है। ओवरऑल ऊपर के जो टॉपिक हैं ये सभी पात्रता में पढ़ेंगे, आप पढ़ के आए होंगे, और जो भी नए हैं वो पढ़ेंगे इस बात को, और जो ऑलरेडी दे चुके हैं इस चीज़ को पात्रता और प्लस मेंस, तो वो चीज़ें समझते होंगे कि ये टॉपिक हैं आपके प्री में लगते हैं सभी। ये टॉपिक हैं वो मेंस में लगते हैं, तो ये राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें चलती है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। 9th या 10th में दे रखें ये टॉपिक, ठीक है, या एनसीईआरटी जो आपको बेस्ट लगे वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी टीचिंग मेथड है। और टीचिंग मेथड ये है, जैसे कि हिंदी वालों के लिए मैंने बताया ना 10-10 क्वेश्चन अलग से आएंगे, तो वो ये है, ठीक है। तो इसमें जैसे एसएसटी की बात करें कि इसमें शिक्षण विधियाँ क्या होंगी, तो वो देख लीजिएगा। जैसे कि ये है गणित हो गया, ये हो गया, देखो सामाजिक अध्ययन की ये टीचिंग मेथड है। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक 2 मार्क्स का है, तो इस प्रकार ये 20 अंक के हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें सामाजिक की अध्ययन शिक्षण विधियाँ है, ये आपके पात्रता में भी हैं, और उपागम भी ये पात्रता में है, और ये भी चुनौतियाँ भी पात्रता में है, और सहायक सामग्रियाँ होती हैं उपयोग, ये भी पात्रता में है, और मूल्यांकन की विधियाँ ये भी है, और निदानात्मक उपचारात्मक जो आपका शिक्षण है वो भी। यानी यहाँ से 10 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये 20 मार्क्स और उधर 140 मार्क्स की हो जाती है सब्जेक्ट। और आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके किससे, शैक्षणिक मनोविज्ञान का मतलब होता है एजुकेशन मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी बोल सकते हैं, जिसमें आपको एक नया टॉपिक मिलेगा। ये बाकी सभी आपने पात्रता में पढ़े वही टॉपिक हैं, और यहाँ पे तो सिंपल ही पूछी जाती है साइकोलॉजी, ठीक है। हालांकि वहाँ पर एक बार के लिए देखा जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन पात्रता में थोड़े क्वेश्चन लेवल के अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जो मेन एग्जाम है वहाँ पे सिंपल आती है, बिल्कुल एकदम, मतलब ये कह सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, ये कि आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई शैक्षणिक मनोविज्ञान। लास्ट में आपके कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं अद्भुत आते हैं, यानी जितनी भी आप इसे कोशिश करोगे 5 में से 5 करने के होते ही नहीं है, यानी पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ये। जो आपकी टैली है, MS वर्ड है, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए ये आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे सूचना तकनीकी के, और ये हालांकि SST में लगता है ये टॉपिक। जब आप पात्रता देंगे ना उसके नीचे लिखा हुआ है, देखना ध्यान में, लास्ट में जहाँ पे सिलेबस खत्म होता है ना पात्रता को, वहाँ पर दे रखा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, तो वहाँ पर ये टॉपिक भी लगता है। तो इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का, इस प्रकार ये 10 अंक का। तो ओवरऑल हमने देख लिया सिलेबस में क्या था। एक तो आपके 80 अंक आपकी राजस्थान की GK बोल सकते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे 50 अंक के, और इस 50 अंक में आपके आएंगे कह सकते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो जाएगा, प्लस इसमें RT एक्ट आ जाएंगे, फिर इसमें करंट भी आ जाएगी राजस्थान की, और इसमें एक टॉपिक और जुड़ रहा था कह सकते हैं कोई, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, ये हो गए। इसके बाद है आपकी सब्जेक्ट आएगी 120 अंक की, ठीक है। इसी में आपके 20 नंबर और जोड़ लीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड 140 अंक की हो जाएगी सब्जेक्ट। तो ये कितने हो गए 130 अंक, और ये हो गई अभी 270 हो गए। अब 30 मार्क्स के अलग क्या मैटर हैं, 10 क्वेश्चन तो आपके CDP के होंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 10 दूनी 20 मार्क्स के। 5 क्वेश्चन की आपकी कंप्यूटर आएगी, एक तरह से बोल सकते हैं कंप्यूटर का मतलब सूचना एवं प्रौद्योगिकी, तो कंप्यूटर ही लिख लेते हैं हम, COMPUTER कंप्यूटर। तो इसके 10 मार्क्स, तो ये 30 मार्क्स से ये हो गए। अब ये 130 और 140 कितने हो गए 270, और 270 और ये 30, तो ये 300 का पूरा किस प्रकार हो जाता है, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। ये था आपका सिलेबस मेंस का।
ठीक है। ओवरऑल मैंने सभी चीज़ें बताने की कोशिश की है, अगर कोई चीज़ छूट रही तो आप बता देना, ठीक है। ओवरऑल ये है। और आपके अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पूछे गए हैं इसी वीडियो के अंतर्गत देख लेते हैं। तो हमने पेपरों की बात कर ली थी, ये पेपर रहेंगे, ठीक है। जैसे फरवरी में आपकी मेंस हुई है, जुलाई में पात्रता हुई 3 पेपर सेट, सितंबर में 2 परीक्षाएं हुई थी, सितंबर अक्टूबर में 2 पेपर, 18, 16, 13, 11 और थर्ड ग्रेड मेंस के नाम से डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई थी 2013 में, तो एक उसका पेपर। इस प्रकार 11 पेपर ओवरऑल होंगे। तो आपको मोटा मोटी है आपको ये जानकारी जरूर हो जाएगी किस सब्जेक्टों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी 26/2/2023 यानी ये 26 फरवरी 2023 को ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी सोशल साइंस की। 2.5 घंटे का समय था, 150 क्वेश्चन थे और 300 मार्क्स था, और गलती करने पर 1/3 नेगेटिव काटी जाएगी, ये था। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन किस प्रकार के किस तरह के थे। हालांकि देखा जाए ना, एक साइंस मैथ के में राजस्थान जी की टफ लगी थी, बाकी और सभी पेपरों राजस्थान जी के सिंपल ही पूछी थी इन्होंने बोर्ड वालों ने, ठीक है। यानी RRSB बोर्ड के द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी, जिसे अधीनस्थ बोर्ड या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, जैसा देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि जो आपकी संगरिया सांचौर या सातलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर है नहीं गुजरता है वो है, यानी ये कौन से ज़िले में होकर नहीं गुजरता है। तो श्रीगंगानगर से गुजरता है, बीकानेर से भी गुजरता है, बाड़मेर से भी गुजरता है, लेकिन जैसलमेर से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था कि जो संत चरणदास जी थे उनकी समाधि स्थल कहाँ पर है, ये आपके दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कुछ राजस्थानी में यार लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछ लिए थे इन्होंने अब की बार। तो ये थे राजस्थानी लोक में पहली नई काई कयो जावे। अब देख लीजिए, राजस्थान में पहली नई कोई क्या कहा जावे, तो ये आड़ी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये कह रहा है अधिकतम जनसंख्या जयपुर की है, सही बात है, 50 लाख से ऊपर है इसकी। सर्वाधिक जनसंख्या अगर तो जयपुर का ही होगा क्योंकि जनसंख्या भी वहाँ पे ज़्यादा है। न्यूनतम साक्षरता दर है वो बाड़मेर की है, बाड़मेर की नहीं है, ये जालौर की है। न्यूनतम साक्षरता दर है वो सही है, जालौर की है। फिर उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ये बाड़मेर नहीं होगी, जालौर हो गई। अब ये देखो राजस्थान लैंग्वेज में ही पूछ लिया है, देखो वे कुड़सा कवि है जारी भगती भगती अर चमत्कार री वजई सु लोग बाने परमेश्वर रई समान बतावण लागा हा। तो ये केसरी सिंह बारट की बात हो रही है, ठीक है। बारट ईश्वरदास, केसरी बारट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बारट ईश्वरदास, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये क्या लिखा है, बिलारा कि बिलारा है, हम तो बिरला बोलते हैं इसे, बिरला सीमेंट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेट करने में ऐसे हो जाता है। बिरला चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ पर स्थित नहीं है, नागौर में है, बिल्कुल है, बीकानेर में है, बिल्कुल है, और आपके जोधपुर में है, लेकिन श्रीगंगानगर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाठी श्रेणी से संबंधित है, तो ये आपकी इंग्लिश में तो एक्वीफर दे रखा है, जिसे जल व्रत कहते हैं, ठीक है, यानी पानी इकट्ठा होना एक तरह से, दलदल सा होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो आपकी चंद्रबाला रास है काव्य रूपरी दीट सुकिण भातो काव्य, ये किस काव्य से संबंधित है, ये खड्ड काव्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे राजस्थान के जो पर्टिकुलर राजस्थान से ही पूछे थे, यानी राजस्थान का मतलब ये है कि भाषा को लेकर। और ये कह रहे चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, सिंपल था, छत्रपुर नागपुर, जो नागपुर में थी ये। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा था, वही था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूड़, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विजय शाही एक प्रकार की क्या थी, तो ये एक तरह से पगड़ी थी ना विजय शाही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं लगती है, गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती है, जोधपुर तो अंदर आता है, बीकानेर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है,
ये इसकी नहीं लगती, किसी की, जोधपुर की। ये कह राजस्थान री भक्त कवयित्री गौरीबाई रो जन्म नहीं लिख रखा है या जलम लिख रखा है, जलम कटे वीजियो। तो ये हुई थी, इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर में हुआ था, जो गौरीबाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये कुछ देखो यहाँ पर गलत है, 18वीं शताब्दी नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान होगा 734 ईस्वी की बात है समथिंग। तब है आपकी एकलिंग मंदिर का निर्माण आपके राणा बप्पा रावल ने करवाया था। सही है ना, बप्पा रावल नहीं करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। लेकिन ये 18वीं शताब्दी है ना, तो इस वजह से ये गलत है, ये 734 ईस्वी की बात है, जबकि ये तो 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि वन विभाग राजस्थान के द्वारा है जारी प्रशासन द्वारा 2021-22 के अनुसार राज्य में फिल इन द ब्लैंक श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है इस टाइम पे। तो देखा जाए 2021-22 के अनुसार जो प्रोटेक्ट होते हैं ना रक्षित, वो सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सफीरा का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। अरे सफीरा राजस्थान में पुंगी, ये प्रसिद्ध है, पुंगी जो बजाते हैं सांप के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो बालदा है ना, जो सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण का क्षेत्र है, वो किसके लिए, तो टंगस्टम पाया जाता है। इसका टंगस्टम को डब्लू से वजह से कहते हैं। ये एक आप जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, इसे डब्लू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, टंगस्टम तो सिरोही में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी भंडारण क्षेत्र है, ये ऐसे बोल सकते हैं। ये है 18 क्यों है 8 सितंबर 1857 में पिथौरा का स्थान पर फिल इन द ब्लैंक्स मारवाड़ की राज्य की सेना को परास्त किया था, वही थे ठाकुर कुशाल सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। झालरारी मुख्य बोली कौन सी है झालावाड़ की, मैं क्या बोल रहा हूँ, झालावाड़ की मुख्य बोली होगी हाड़ौती, क्योंकि कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी ये हाड़ौती क्षेत्र में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया था, वो बम्बई को सौंप दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान से पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण में जो भी किलोमीटर की दूरी है ना, उसमें अंतर कितने का है, 43 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो आपकी रेड कोर है ना वाज सेटअप इन, यानी इसकी स्थापित कब किया गया था, तो ये आपका अक्टूबर 2004 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्न में से विभाग के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है। ये क्या पूछा है, विभाग के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है। अच्छा, डेट, टाइम, मुहूर्त कौन सा अच्छा होगा मैरिज के लिए इन राजस्थान, कब, मोस्ट ऑस्पिशियस सावा क्या चीज़ होती है, तो ये हो जाएगा आपका आखा तीज, सर पूर्णिमा, करवा चौथ, निर्जला एकादशी। तो सिंपल है, इसका तो राइट आंसर ये हो जाएगा ना, बी नंबर ऑप्शन आखा तीज बोलते हैं ना इसे। ये वही है ना, बच्चों के विवाह ज़्यादा होते हैं आखा तीज। ठीक है, विवाण कला संबंधित है, विवाण कला किससे संबंधित है, तो विवाण है ये आपकी संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी काष्ठ कला से, और काष्ठ कला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तो अकवाली है ना ये प्रसिद्ध है आपके कह सकते हैं तांबा कॉपर के लिए, तांबा को ही कॉपर बोलते हैं CO, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की चतरी कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी बादौली में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1950 और त्रिपुरा कालीगंगा के उत्खनन के कारण में पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा था, वो थे आपके अमरानंद घोष, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिरुद 76 रचनाकार रो नाम क्या है, बिरुद 76, तो ये आपके दूसरा कह सकते हैं आड़ा की कह सकते हैं ये रचना थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जो बनास, बेड़ज, गंभीरी, कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है, तो वो आपकी आहड़ सभ्यता है जो आपके उदयपुर में स्थित है। और कोई क्वेश्चन है इधर नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 30 नंबर कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थापित की गई थी। तो जो आपके जूनागढ़ है ना, तो ये आपके किले में दरवाजे पर सूरवीरों की, तो वो आपकी जयमल और पत्ता की जो कह सकते हैं आपकी मूर्तियाँ वो स्थापित की गई थी।
तो ऑप्शन नंबर इसका फिर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31 नंबर कि राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक ज़िले कौन से हैं। तो ये हाड़ौती में हाड़ौती है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो सोयाबीन है ना वो हाड़ौती में पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी। तो हाड़ौती में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ यही आते हैं, और कोई तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाप बोल्डर बेड है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बाप का नाम आ जाए तो जोधपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कन्हैयालाल सीटिया की काव्य कृति नहीं है, कौन सी नहीं है। मीजर है, जो लीलटांस है, आपकी मायोड्रो हेलो है, ये भी है, लेकिन जो है ना सोन मृगला ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। डामोर जनजाति राजस्थान के मुख्य जिलों में पाई जाती है, जो डूंगरपुर दिखाई दे जाए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मालवी की उपबोली कौन सी है। मालवी ये राजस्थान के कह सकते हैं जो दक्षिणी भाग है ना, जो वहीं पर बोली जाती है ये मालवी उपबोली। काटेड़ी, अलवेरी, रागड़ी हो जाएगी। ये राजपूतों की बोली है शायद रागड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह है शहजादा सलीम से 1585 में किया था। अच्छा, शहजादा सलीम 1585 में किया गया था। किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो ये जयपुर का ही था ना, भगवत दास के बारमल था, तो ये भगवान दास था। ठीक है, ये कह रहा है किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह, तो भगवान दास हो जाएगा। ठीक है, सलीम अली के साथ 1585 में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क शुष्क या उष्ण जलवायु पाई जाती है। अर्धशुष्क भी हो, उष्ण जलवायु भी है, और अर्धशुष्क कैसी है स्टेपी। तो ये देखो स्टेपी आ जाती है ना, तो मोस्टली हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत कि ये आपकी जयपुर वाला डूनाड़ का क्षेत्र है ना, उससे संबंधित है ये, और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो झुंझुनू ये तो आपके शेखावाटी हो गया, ये भी सिरोही कहाँ से हो गया शेखावाटी, ये अलग है। ये तो है ना दक्षिण पूर्व में पहुँच गया। बारा है ये आपके हाड़ौती में आ गया, जोधपुर मारवाड़ में आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जयपुर वाला क्षेत्र होगा। ये डूनाड़ बोल सकते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। तो चंबल बेसिन में पाए जाएंगे। ये ऐसी क्वेश्चन है, रिपीटेड बार बार आते रहते हैं। ये कह रहे हैं निम्न में से किसने है गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। इनमें से देखा जाए तो किसने ली थी, तो वो आपकी ली थी जाम्बू जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहते हैं। तो ये दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है ना, आदिवासियों की। तो कृषि इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे, ये अलग अलग नाम है इनके। जैसे राजस्थान में इसे दजिया बोलते हैं, और उधर उत्तर पूर्व में जाएंगे तो कुछ और बोलेंगे, उत्तराखंड में कुछ और बोलते हैं, हिमाचल में कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सही, दजिया। यानी जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में रहने वाले हैं वो झालावाड़ में ही मोस्टली देखने, और झालावाड़ क्यों हाड़ौती में देखने को मिलेंगे, जैसे बारा हो गया, और थोड़ा बहुत क्षेत्र और भी है झालावाड़ के। तो निश्चित तौर से वही दक्षिण पूर्व में आएंगे, तो वहाँ पे दजिया है, वो जो आदिवासियों द्वारा जो उपयोग में ली जाती है कृषि विधि को, उसे दजिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। ये सेकंड ग्रेड में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। जैसे अनूप कुमार है, वीरेंद्र पुनिया है, सागरमल दहल है, या आपके महेंद्र सिंह है। तो इन्हें ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें से महेंद्र सिंह है ना वो नहीं होगा। बाकी ये चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, अनूप कुमार हो, सागरमल दहल हो, या वीरेंद्र पुनिया, ये सभी गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको अवार्ड मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर। पब्लिक स्कूल की विशेषता होती है, यानी जो आपके पब्लिक स्कूल होते हैं ना, उनकी क्या क्या विशेषता होती है। वैसे ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ऐसे ही देखो, क्योंकि मोस्टली ये है कि साइकोलॉजी या सीडीपी के अंदर यही राइट आंसर होते हैं ज़्यादातर ओवरऑल देखा जाए। तो आवासीय विद्यालय होते हैं, सही बात है। सुविधा युक्त होते हैं, ये भी बात सही। किशोरों के व्यक्तित्व के विकास का ध्यान रखा जाता है, ये भी बात सही। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आरटी धारा 14 सुनिश्चित करती है। तो आरटी जो धारा 14 है ना,
ये संबंधित है ना, ये आपकी संबंधित होती है। किसी भी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। इनकी जगह आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड नहीं है तो अन्य चीज़ें हो सकती हैं, मूल्यवास हो सकता है, मूल्यवास तो कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे बच्चे का जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ वहाँ से लिखवा के ला सकते हैं, बहुत सारी वो हो सकते हैं रीजन। लेकिन आप उसे प्रवेश के लिए नहीं रोकेंगे, सिंपल सर RT धारा 14 में यही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 नंबर, ये है कि बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देनी पड़ती है। बाल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? हम कहेंगे इसका उद्देश्य होता है लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये कह रहा है RT एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस यानी दिवसों और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ये न्यूनतम पूछी है, कम से कम कितनी होती है। और 1 to 5 में आपको एक तो शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 to 5 में दिवसों और शिक्षण घंटों में आपको बताना है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, तो ये 210 तो काट दीजिएगा, ये तो हो ही नहीं सकते। आपके 200 तो कार्य दिवस होंगे और घंटे कितने होंगे? 800 होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? इंदिरा रसोई योजना है, ये राजस्थान में चलती है। तो इसका जो आप है कह रहे हैं संकल्प वाक्य क्या होगा, तो हम कहेंगे कोई भूखा न सोए, ये रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुरंजा फलिंदा ब्लैंक्स का जो जिला का शुभंकर है, यानी जो कुरंजा पंछी है ये, तो ये किस जिले का शुभंकर है? तो ये संबंधित हो जाएगा जोधपुर का। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? पढ़ना लिखना के लिए, यानी आपको पढ़ना लिखना अभियान है के लिए कितनी मिनिमम आयु होनी चाहिए? तो ये कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। ददरेवा का जन्म स्थल, यानी ददरेवा फलिंदा ब्लैंक्स का जन्म स्थल है, किसका है ये ददरेवा? तो ये आपकी है, आप कह सकते हैं ये आपके गोगा जी से संबंधित है। यहाँ पर इनका धर या सिर गिरा था, ददरेवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए फलिंदा ब्लैंक्स प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा अनुदान आपके 500 रुपये का प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट है, ये आपका स्टार्ट किया गया था 1961 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो ग्राम सभा के बारे में बताता है? तो वो हो जाएगा ग्राम सभा के बारे में बताने वाला 243 ए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ये कह रहा है किस जिले में ऊँट अनुसंधान संस्थान है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपके बीकानेर से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र होते हैं? तो ये कूट दे रखे हैं, इन्हीं के आधार पर आपको चूज करना है। तो ये देखें तो चाहे वो हेयर ड्रेसर हो जिसकी आयु इतनी हो, दर्जी हो इतनी आयु हो, प्लम्बर हो जिसकी इतनी आयु हो, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई गई थी। तो आप कह सकते हैं ये सभी बातें सही हैं। RT एक्ट 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को जो भी अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है? ये होगा आपके राज्य सरकार का होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है राजस्थान राज्य के गठन के लिए गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र फलिंदा ब्लैंक्स ही लोक सेवा आयोग के कार्यरत हैं। हाँ, तो इनमें से हो जाएंगे आपके और 3 हो जाएंगे, ठीक है। यानी 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये वाला कि इसमें बताना है
निम्नलिखित कथनों पर सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और आपको सही विकल्प चयन करना है। ये आपको कोड दे रखे हैं। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, जैसे कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान के 2 अक्टूबर 2000 कह सकते हैं 21 को प्रारंभ की गई। ये गलत डेट दे रखी है। योजना का उद्देश्य राजस्थान में छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये बात सही है, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये आपके बांसवाड़ा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को फिल इन द ब्लैंक ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये संबंधित होगा 5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा की सूची का विषय कैसा है? ये समवर्ती विषय का सूची का विषय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शिक्षक की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? केसी मालू है ना, ये आपकी संबंधित हो जाएगी। इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी म्यूजिक से संबंधित है, यानी संगीत से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 62 ये कह रहा है डाइट की फुल फॉर्म बताइएगा। जो DLED वगैरह करते हैं तो आप जानते होंगे, या BSTC वो डाइट से करते हैं, तो डाइट में अच्छी कॉलेज मिल जाती है। तो बताइएगा डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डाइट की फुल फॉर्म होती है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी इंग्लिश देखें, डाइट की होगी DI का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सही है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंदेरिया फिल इन द ब्लैंक संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये किससे संबंधित है? ये जस्ता यानी जेड एंड जिंक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? ये मिशन बुनियाद कार्यक्रम में यह कह सकते हैं ये स्टार्ट किया गया था आपके 5 सितंबर 2022 को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जोधपुर में IT जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब किया गया था? ये किया गया था, ये करंट का था क्वेश्चन, 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के मध्य 2022 में। गिरी से मिल का युद्ध कब लड़ा गया था? ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये जनवरी 1544 में हुआ था। राजस्थान के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो ये लिया था आपके 14। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि आपको ये व्यवस्थित करने हैं, कालानुक्रम व्यवस्थित करने हैं, यानी इनका कालानुक्रम क्या होगा, यानी ये आयु पहले आया फिर इसके बाद ये ऐसे इस प्रकार आपको सेट करने हैं। अगर देखा जाए इनमें से तो हम कहेंगे जैसे कि पहले नंबर पर आ जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी 1 नंबर पे ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपके बाद राजमन्नार आयोग 2 नंबर पे। इसके बाद है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है, ये 3 नंबर पे। और सरकारी आयोग है ये 4 नंबर पे। और बाकी 5 नंबर पर आ जाएगा मुच्ची आयोग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक है उत्तरदायी नहीं है? तो हम कहेंगे इनमें से एक तो ऑप्शन सभी दिखाई दे जाए। हम कहेंगे बाष्पीकरण है ना, और वर्षा, यही होगा ना कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ये कह रहा है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, यानी इसका रोल नहीं है। तो इसको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित महाजनपदों में चंबा की राजधानी क्या थी? चंबा की राजधानी थी, वो आपकी अंग हो जाएगी ना, सही है, अंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ये किया गया था आपका ये प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त और 1947, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है,
29 अगस्त 1947। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी अमृत कौर। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि नर्तकी कांस्य मूर्ति और निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये संबंधित हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये हो जाएगा 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 में ना कलकत्ता अधिवेशन की कह सकते हैं अधिवेशन की अध्यक्षता वो आपके दादा भाई नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिका का गठन का प्रावधान नहीं है? जैसे देखा जाए तो इनमें से ऑप्शन में से देखो, नगर पंचायत हो सकती है, नगर पालिका परिषद होती है, नगर निगम भी होते हैं, लेकिन टाउन एरिया समिति नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका सदस्य नहीं है? संघीय कार्यपालिका की बात करें तो इसमें से जो सदस्य नहीं होगा वो होगा नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है अकबर का जन्म स्थान किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था आप ऐसे कह सकते हैं अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें सुविलित करना है, जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसी आधार पर आपको चूज़ करना होगा। जैसे ऋग्वेद है इसमें आपको ऐतरेय कहते ऐतरेय से संबंधित हो जाएगा। सोमवेद है ये आपका हो जाएगा पंचवेद से संबंधित। यजुर्वेद है वो शतपथ से संबंधित हो जाएगा। अर्थवेद है वो गोपथ से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये कौन सा आपका निर्णय था? देखा जाए तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा बेरूबारी संघ मामला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया था कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसे ये एक तरफ तो भारत के संविधान के प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्रोत रेखा। जैसे मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, सही बात है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और आपातकालीन प्रावधान है ये जर्मनी से लिया गया है। और बाकी संवर्धी सूची है वो कनाडा से ली गई है। तो ओवरऑल हमें तो ये बताना था कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संवर्धी सूची है वो कनाडा से नहीं ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमें तो केवल यही पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो ये की जा सकती है क्योंकि ये जो आपकी क्यूरोसिवो धारा है ना, क्यूरोसिवो धारा, इससे संबंधित हो जाएगी। किस लोकसभा सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी या निर्वाचित हुई हैं? तो वो ये छठी लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बाजारी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने 1876 में ना आप कह सकते हैं इन्होंने जो स्थापना की थी द इंडियन एसोसिएशन की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? अशोक का रानी का स्तंभ है वो स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशोका का शाहबाज गढ़ी और मानसहीरा से प्राप्त अभिलेख कौन कौन सी लिपि में प्राप्त हुए थे? देखा जाए तो ये लिपि थी आपकी खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन नीति निदेशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, वर्ण संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा जैसे पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन
और वन और अन्य जीवों की रक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से आपको असत्य कथन चूज करना था। जैसे पंचायत का कार्यकाल होता है, इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है, ये बात सही है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने के बाद अवधि में समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न करवाने होंगे, सही बात है। शीघ्र ही विघटन के बाद नवगठित पंचायत वर्ष के 5 तक रहती है, यानी ये कह रहा है 5 वर्ष की कार्यकाल तक रहती है, ये गलत है। बाकी यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं होता है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे एक तो 3 नंबर ऑप्शन पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और 4 नंबर संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ईओ हुम कौन था, तो आप देखेंगे तो ईओ हुम था ना, वो निश्चित तौर से आप जानते होंगे, ये सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक था, ठीक है। तो ये भारत के राज्य शायद उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91 नंबर जो पूछा गया है। 91 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है कि निम्न में से क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, इसमें से तो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है वो प्रधानमंत्री नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ पर है, ये आपके अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है, यानी पंचायती राज संस्था में जो आपकी अनुसूचित जाति होती है यानी एससी होती है उसके लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 1 धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1191 के तराइन के युद्ध के शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वो था मोहम्मद गौरी के खिलाफ तो पृथ्वीराज चौहान था जो तराइन का युद्ध प्रथम हुआ, दूसरे में हार गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि इसमें से बताना है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, क्या नहीं है इनमें से। अगर ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे निम्न जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। दिसंबर 29, 2022 राजस्थान स्वयं सहायता समूह की अधिकतम जनसंख्या वाले जिले का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका करौली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे कि जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, ये गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। अब बताइएगा कौन सा कार्य नहीं है। ये सभी कार्य हैं इसके, ठीक है, इसमें से ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो नहीं हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभी और क्वेश्चन रह गए थे इधर की साइड। ये कह रहा है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका 2013 में। एक ये भी क्वेश्चन छूट गए थे हमसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। आप अगर हम चंद्रमा करें पृथ्वी का एक चक्कर करने में तो यानी आप कह सकते हैं ये करेगा 27.5 दिन में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको बताना है कि जैसे कि एक तरफ तो फसल दे रखी है दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये मिलान करने हैं। ये एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो आप देख लीजिएगा। जैसे कि हम बात करें केला है, ये संबंधित हो जाएगा मध्य अमेरिका से। और क्या है, गन्ना है, ये संबंधित हो जाएगा क्यूबा से। चाय है, संबंधित हो जाएगी श्रीलंका से। रबड़ है, ये संबंधित हो जाएगी मलेशिया से। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक तरफ तो आपको दे रखे हैं कृषि प्रकार, दूसरी तरफ नदी बेसिन दे रखे हैं, तो बताइएगा कौन सा सही होगा। हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र है ये आपके गंगा बेसिन में हो जाएगा। और पहले का चौथा किस में, केवल एक में, तो केवल एक ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बी का यानी भूमध्य सागरीय कृषि है वो आपके सांता आना नदी बेसिन में। व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि है ये संबंधित हो जाएंगे आपके मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन से। स्थानांतरण कृषि है वो आपके कांगो नदी बेसिन से संबंधित हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़ी गई मूल्य वृद्धि का अनुमान कितना है, तो ये देखा जाए तो ये संबंधित होगा 8.2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हमने कर लिया था, इसका 2013 हो जाएगा जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है, तो हम ये बात करेंगे ये आपकी गिनी तटीय क्षेत्र में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि का स्थान किसने प्राप्त किया था, यानी किस राज्य ने, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका प्राप्त किया था, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए कि निम्न में से कौन सी झीलें शिकागो शहर से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है हो जाएगी आपकी मिशिगन झील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समुद्र की सतह पर औसतन वायुदाब दर्ज किया गया है, कितना किया गया है, तो ये औसतन किया गया है 1013.25 MB। ये कह रहा है सही अभिव्यक्ति क्या होगी, इसमें से स्टेटमेंट सही है वो चूज करने थे, तो इनमें से हो जाएगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या चीज़ होती है, ये होती है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय और दोनों, यानी स्टेटमेंट नंबर 3 सही हो जाएगा। और कोई रह रहा है कि इधर की साइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 110 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपकी किसी है साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जा सकता, यानी जो आपकी साख की शर्तों में जैसे ब्याज दर, संपार्श्व प्रलीकन, पुनर्भुगतान का तरीका है, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा, तो इसमें से हम शामिल नहीं करेंगे उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। ये कह रहा है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये सिंपल था, ये आपके दाराभाई नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि है वो निम्नलिखित में जिस प्रदेश में पाई जाती है वो कौन है, तो ये हो जाएगी आपकी कैलिफोर्निया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपके 1995। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का वैकल्पिक तरीका कौन सा होगा, तो वो वैकल्पिक तरीका होगा वो संबंधित हो जाएगा व्यय विधि। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसमें से बताना है अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत क्या होता है, तो ये संबंधित हो जाएगा साहूकारों और जो व्यापारी दोनों। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर है, अगर मूंगफली की मंडी की बात की जाए तो ये बीकानेर में। राजस्थान में किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क स्थापित किया गया है, अगर देखा जाए तो ये आपके जोधपुर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है, तो वो आपकी व्यापारिक पवनें हो जाएंगी। ये कह रहा है 2020-21 के चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, गोवा होगा। ये कह रहा है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका न्यूजीलैंड नहीं, ये यूएसए में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है यूएसए में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 121 है जो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, हम कहेंगे इसका मुख्य उद्देश्य था
तो समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, सही है ना, यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे नेक्स्ट। जो है 122 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हम कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे बोलने का अधिकार है ना, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि ये कह रहा है भारत में 2020 और 21 में सकल यानी जो सकल जोड़े गए मूल्य यानी चालू कीमत और औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना है। तो ये संबंधित हो जाएगा 25.9%। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है। इसे आप कहेंगे उदारीकरण, यानी उदारीकरण कहेंगे, उदारीकरण नहीं, उदारीकरण, जिसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो हम कहेंगे इसमें से जो कंपास प्रदेश है ना, ये सही नहीं है, बाकी चाहे प्रेयरी हो, कंपास हो, स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक का कौन सा तत्व है जो क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका भाषा शिक्षण, यानी भाषा का शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये बताना है कौन सी निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक सोपान के रूप में पाया जाता है। तो हम कहेंगे इसमें से अगर देखा जाए सभी ऑप्शनों को तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो भी हमारी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ये सही हो जाएगा। शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। तो ये संबंधित हो जाएगा, ये पूछने वाला है ये मनोरंजनात्मक को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परंपरागत उपागम क्या है, यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है हमारी। तो हम कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो भी सही हो जाएगा, जिसे डिसिप्लिनरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर फिल इन द ब्लैंक 10वीं बातें बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के प्रयास कर रहा है, कौन कर रहा है ये। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका NCERT। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए, कॉलम फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है। राष्ट्रीय एकता ये किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय एकता हो जाएगी आपकी संबंधित, राष्ट्रीय एकता हो जाएगी भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र से। औद्योगिक क्रांति संबंधित हो जाएगी आपकी इतिहास से। औद्योगिक विकास संबंधित हो जाएंगे आपके भूगोल एवं अर्थशास्त्र से। संविधान का मतलब हो जाएगा नागरिक शास्त्र से। इस प्रकार शब्दावली खोज तालिका का मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए फिल इन द ब्लैंक्स उपायों को अपनाना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स उपायों के स्थान पर। तो हम ओवरऑल देखें तो इसे स्टेटमेंट को ये सीटेट में पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे ये एकीकृत उपागम से है ना, किधर की तरफ, विषयी उपागम के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आपको ये है प्रायोजना विधि के चरण दे रखे हैं, तो आप बताइएगा इसमें से व्यवस्थित कीजिएगा, यानी क्रम बताना है क्या होगा। जो आपकी प्रायोजना विधि है उसके ये स्टेप दे रखे हैं, इन चरणों को व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रमबद्ध तरीके में लगाइएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, परिस्थिति उत्पन्न करेंगे 1 नंबर। फिर उसके बाद है हम चयन उद्देश्य निर्धारण करेंगे। फिर उसके बाद है हम योजना बनाएंगे। फिर उसके बाद है हम योजना का लेखा जोखा करेंगे। फिर उसके बाद है हम क्या करेंगे, योजना का मूल्यांकन करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम ये गलत बता दिया हमने, एक बार देख लो, प्रयास कर लेते हैं, हो सकता है गलती हो सकती है इसमें। जैसे कि हम बात करें, पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे परिस्थिति उत्पन्न, तो ये 1 नंबर हो गया। फिर उसके बाद उसका चयन करेंगे। फिर उसके बाद है उस योजना बनाएंगे। फिर उसके बाद है क्या करेंगे, फिर उसके बाद है उसका क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद है क्रियान्वयन करने के बाद है हम क्या करेंगे, योजना का मूल्यांकन करेंगे, फिर लास्ट में लेखा जोखा करेंगे। ठीक है, तो ये 6, तो ये देख लीजिए किस में क्रम बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम क्या होगा। तो बोध स्तर के, तो इनका क्रम होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, परिस्थिति उत्पन्न करेंगे ना, या प्रस्तुतिकरण करेंगे। पहले हमें ये बोध स्तर की बात कर रहा है ना मॉरिसन द्वारा, तो देखो इसमें हो जाएगा, पहले तो हम अन्वेषण करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये 1 नंबर पर होगा, ये 2 नंबर पर होगा। फिर उसके बाद परिपाक जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, तो ये करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद है 1 2 3 हो गया, 1 2 3। फिर उसके बाद है हम व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में जाके हम वर्णन करेंगे। तो ये क्रम होता है। ये मॉरिसन की बोध स्तर पर दी गई शिक्षण व्यवस्था के 5 स्टेप थे। अन्वेषण, फिर उस अन्वेषण के बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उसका परिपाक करेंगे, फिर उसके बाद उसका व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में वर्णन करेंगे। ये थोड़ा टफ ही क्वेश्चन था मॉरिसन वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखा जाता है या अभिलेख रखता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके प्रचार अधिकारी से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर सीखते हैं। तो निश्चित तौर से हम कहेंगे नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी नहीं डी सही हो जाएगा, डी। शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो जिसमें है आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें आपकी शारीरिक गति हो वृद्धि, तो वो नृतक हो सकता है निश्चित तौर से, कि वो उसमें पाई जाएगी जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं जिसे काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जिसमें शरीर का क्या करे, गति करे, जैसे कि नर्तकी हो गए या और अन्य चीज़ें भी आ सकती हैं इसमें, यानी जिसमें जैसे इसमें डॉक्टर भी आ जाएगा, वो ऑपरेशन करता है। और भी अन्य एग्जाम्पल है, ये सीटेट वगैरह में क्वेश्चन होता है, ये सीडीपी के क्वेश्चन है। इसीलिए अधिगम अचम 12 की प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो ये सभी हो जाएगी, यानी हाइपर एक्टिविटी होती है, लैक ऑफ अटेंशन रहता है उसके अंदर, इमोशनली अनस्टेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावलो द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसको इंगित करता था, कंडीशन स्टिमुलेट। तो ये संबंधित हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, घंटी की ध्वनि से संबंधित था। फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ये किसका है, बिनी का है स्टेटमेंट या किसी और का है, ये बोरिंग का है, बिनी का नहीं है, ये बोरिंग का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, यानी मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है। तो मास्लो के अनुसार सबसे पहले दैहिक होती है, यानी फिजिकली, फिर फिजिकली होती है, सही बात है, फिर लास्ट में होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है 143 नंबर। ये पूछा गया है जब बालक सीधे यानी जो दाएं हाथ से लिखना सीखता है, यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगम प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने का ये कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। इसे द्विपार्श्व अधिगम अंतरण कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं आप दाएं हाथ से बाएं चीज़ें लिखते हैं और बाएं हाथ से दाएं हाथ चीज़ें लिखते हैं, यानी दोनों हाथों से लिखे आप ओवरऑल ये कहें तो निश्चित तौर से द्विपार्श्व अधिगम अंतरण कहलाता है। MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं, तो MS वर्ड में आप 2 प्रकार के रूलर होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि जोखिम पूर्ण अपशिष्ट के स्रोत क्या है। जोखिम पूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हो जाएंगे वो बैटरीज, पेंट
और सॉल्वेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, 148 नंबर। ये कह रहा है कि कैश मेमोरी फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स के बीच बफर के रूप में कार्य करती है, तो वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक पेंटाबाइट किसके बराबर होती है, तो 1024 टेराबाइट के बराबर होती है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 150 है कि एक डाटाबेस में जो आपकी SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है, उसे क्या कहेंगे आप, उसे बोलते हैं ड्रॉप इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमने जितने भी ये क्वेश्चन किए थे ये आपके रीट मेंस में SST में पूछे हुए क्वेश्चन थे, जो आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने 150 ही देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन करेंगे वो आपकी पात्रता से संबंधित मोस्टली क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस में पूछे गए हैं।